मार्च तक बहुत नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का, ठीक है। मतलब सारे जो भी थे, वैल्यूएशंस की चिंता थी, एफआईआईज का निकलना, ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ था, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? आप क्या सलाह देते हैं? नुकसान जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर थोड़ा 4 साल 5 साल 6 साल पहले जिन्होंने चालू किया है, आप देखिए उनका नुकसान नहीं है। उनका जो प्रॉफिट है उसमें से पैसा चला गया है, ठीक है। अनटिल उसने लिवरेज किया, लास्ट में आके उसने बोरोइंग की और उस बोरोइंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिया कि भाई हमारी चादर इतनी है बट हमने चादर से ज़्यादा काम किया है, तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड आपके नुकसान ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द लिवरेज इम्पैक्ट। तो जो पिछले 4 5 साल से काम कर रहे हैं शेयर बाजार में, उनका नुकसान नहीं हुआ होगा अनटिल यू हैव डन सम मिस्टेक। हाँ, नुकसान उनका हुआ है जो पिछले 1 2 साल में आए और जिनको लगा कि ये बहुत ईजी है और लग गए आते के साथ में बटन दबाना, उनका नुकसान हुआ। आई थिंक इसको लर्निंग कॉस्ट मान लेते हैं। कोई शेयर बाजार भी गुरुकुल है ना, यहाँ पर भी तो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। जितनी जल्दी दे देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस शेयर बाजार में बहुत घातक होती है। जब हम शुरुआत करते हैं और पैसे कमा लेते हैं तब फिर हम किसी और को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमने क्योंकि शेयर बाजार में एंट्री किया, वहाँ पैसे लग गए, तो इट्स अ बेस्ट सिचुएशन कि आपने पैसे खो दिए, अब आप तैयार हैं, सीख चुके हैं, और उस नुकसान को ना लर्निंग कॉस्ट समझ के भूल जाइए। अगर आप नुकसान को रिकवर करने का काम करने लग गए तब तो मतलब बहुत ही घातक है, बिकॉज इट्स कॉल्ड रिवेंज ट्रेड, कि मेरा कैसे नुकसान हो सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। द मोमेंट वी गेट इनटू दैट मोड इन आवर लाइफ, आप देख लीजिए किसी ने भी किसी के अगेंस्ट कुछ भी रिवेंज लिया है तो खुश तो वो नहीं रहा है, चाहे उसने रिवेंज में जीत हासिल कर ली हो। तो शेयर बाजार में नेवर डू रिवेंज ट्रेड। इफ यू हैव लॉस, जस्ट कंसिडर इट टू बी लर्निंग कॉस्ट। और एक वाह। बहुत प्यारी मूवी थी हाँ। जिसमें उन्होंने एक टैगलाइन दिया था ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करिए, जो हो चुका है उसको भूल के रीस्टार्ट करिए। वाव, आई लव दिस लाइन, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पहले ही वाव कह दिया, और अब मैं आई रियली वांट टू टेल यू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि रिवेंज में जो है किसी को खुशी नहीं मिलती है। अच्छा, आपने क्या गलती की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि विवेक बजाज ने कोई गलती नहीं की। सो मुझे बताइए, वो एक गलती जो आप अभी भी लर्निंग, आपने कहा ना इसको लर्निंग मानिए या गुरु दक्षिणा मानिए, तो कोई गलती जो आप विवेक बजाज की रही हो जो आपके लिए बड़ी लर्निंग रही हो? आई एम श्योर ऑल भी इन्वेस्टर्स इसे समझ पाएंगे। यस प्रियंका जी, और गलतियां वो फिर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और आज भी अपने आप को कोसता हूँ कि यार ये रिपीट कैसे कर सकता हूँ गलती, बिकॉज ये तो मेरे चेकलिस्ट में थी कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है। बट फाइनली मार्केट ऑल्सो टेल्स यू दैट यू आर ह्यूमन एंड यू विल कंटिन्यू टू डू द मिस्टेक। एक जो कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं और मैं भी करता हूँ, इसकी किसी के बोलने पे शेयर ले लेना। आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, बिकॉज हम जितना भी किसी को भी इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसिंग इंसान समझें, वो आके कभी भी अपने को एग्जिट नहीं करवाएगा। शेयर दिलाने वाले बहुत लोग हैं बट एग्जिट कोई नहीं करवाता है। और अगर मैं अपना पूरा लास्ट 20 साल का हिस्ट्री देखूं कि मैंने जितने स्टॉक्स में पैसा कमाया और जिसमें पैसा खोया, खोने वाले लिस्ट में वही स्टॉक्स है जो मैंने किसी के बोलने पे लिए। जहां मैंने अपने सोच से कुछ लिया वहां मेरा एग्जिट प्लान भी क्लियर था। जहां मैंने किसी और की सोच पे अपने आप को बिल्ड किया, वहां मुझे एग्जिट प्लान नहीं पता था, तो शेयर मेरे पास रह गए। बट ये एग्जिट करना ना, मतलब विवेक आपके जैसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स समझते हैं, कई बार लोगों को एग्जिट करने में वो जो कहा ना कि मुझे कैसे ये लॉस हो रहा है और थोड़ी देर रख लेता हूँ, कुछ तो बेटर हो जाएगा, तो वो एग्जिट जो है ना, वो पॉइंट समझना और एग्जिट कर जाना, मतलब समझ भी आ रहा है कि इसमें अब कुछ नहीं हो रहा है, निकल जाओ, तब भी नहीं हो पाता है। अब मैं बहुत सिंपल एक हैक देता हूँ। कभी भी ये मत मानिए कि आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप लॉस कर रहे हैं। डोंट कंसिडर टू बी अ लॉस। जस्ट एज्यूम कि आप ट्रेड शिफ्ट कर रहे हैं एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में। आपके माइंड पे इतना असर पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि हमको प्रॉब्लम है कि हम लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं, राइट। पर हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि रिलायंस से मैं निकल के जियो में चला गया या कोई भी और स्टॉक में, वोडाफोन से निकल के मैंने जियो में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये स्टॉक नहीं चल रहा है और इसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ है,
कब रिकवर करेगा मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों ना उस स्टॉक में डाल दूं जहां रिकवरी करने के चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड फाइनली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और ये सबसे बड़ा डोमेन है डेटा साइंस का। यहाँ इतना डेटा है, शायद सेकेंड सोर्स ऑफ बिग डेटा इन द वर्ल्ड इज प्रॉब्ली इंटरनेट। जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनके पास इतना डेटा होता है, शेयर बाजार के पास इतना डेटा है। तो अल्टीमेटली इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो आप एक शेयर से दूसरा शेयर में शिफ्ट कर रहे हैं, लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपके माइंड में ये क्लियर हो गया तो आपको ट्रेड बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉस को कम करने की आप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं जब आप इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। सो मैं आपसे कैसे ये नहीं पूछूं कि कौन से वो सेक्टर हैं जहां मोमेंटम देख रहे हैं आप, कोई सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई कर सके जहां प्रॉफिट होगा, मतलब ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसा तो बनाना ही है हमें, तो सेक्टर्स तो बता सकते हैं आप विवेक। जी देखिए, बहुत डायनेमिक है मार्केट, एंड वेरी ऑनेस्टली 6 महीने का व्यू लेना किसी भी सेक्टर पे एटलीस्ट मोमेंटम वाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग थीम्स को स्टडी कर सकते हैं और उसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं, 6 महीना प्लस। मेरे लिए 6 महीना प्लस इज लॉन्ग टर्म। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब मैक्सिमम 6 महीने का पोजीशन होता है प्रियंका जी, जब आप मोमेंटम कर रहे हैं तो। आई डोंट थिंक सो मैंने कभी भी किसी स्टॉक को 6 महीने से ज़्यादा रखा होगा इन माई मोमेंटम बुक। ओके, मोमेंटम में ना सेक्टर रोटेशन बहुत क्रिटिकल है कि एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में घुस रहा होता है, और वो टिपिकली हर 2-3 महीने में नए सेक्टर की लीडरशिप आती है। ओके, या पुराना सेक्टर जो लीडर कभी था वो वापस से इमर्ज होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी सेक्टर रोटेशन, और वो हमने स्टॉकेज में ना इतना क्लीनली प्रेजेंट कर दिया है कि कुछ नहीं करना है, खाली सेक्टर रोटेशन में जाना है और जहाँ सबसे ज़्यादा हरियाली है वहीं पर ही फोकस करना है, और उन्हीं में से स्टॉक जिसमें स्कोर अच्छा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आज के रेट में मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से सेक्टर्स है जिसमें हरियाली ज़्यादा है, बट ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। ये प्रॉब्ली दो हफ्ते बाद ये पूरा डिफरेंट लिस्ट हो सकता है, बिकॉज मार्केट में सेक्टर रोटेट होते हैं, एक जगह से पैसे निकल के दूसरी जगह जाते हैं। ओके, सो ये आप इसलिए हमारे सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करना सही समझेंगे। थर्ड वीक ऑफ आज मैं आपको बोल भी दूं कुछ तो फिर उसका बहुत छोटा शेल्फ लाइफ है। मैं प्रेफर करूंगा मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं कि आप कैसे इसको लाइफ टाइम देख सकते हैं, रादर देन मैं अभी आपको 4 सेक्टर बता भी सकता हूं, बट क्या वो उससे जो लोग 1 हफ्ते 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ये वीडियो देखेंगे उनको हो सकता है उनको लगे कि यार ये सेक्टर तो नहीं चल रहा है, आपने तो कहा था। सो प्रोसेस की सेक्टर रोटेशन को आप स्टडी करना सीखिए, और स्टॉकेज में इतना इजी कर दिया हमने प्रियंका जी कि कई बार मुझे सरप्राइज होता है कि इतना इजी कैसे हो गया। शायद लोगों को भी लगता है इतना इजी तो हो नहीं सकता, यहाँ कुछ ट्रिक है। ओके, सो अभी अगर किसी को पैसे लगाने हैं इस बाजार में तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? मैं स्टॉक्स नहीं पूछ रही हूँ, सेक्टर नहीं पूछ रही हूँ, स्ट्रैटेजी बताइए, तरीका क्या होगा अगर कोई 1 लाख रुपए इस समय के बाजार में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, राइट? और चाहे टैरिफ हो या जो भी हो, ये एक स्मॉल बकेट का हिस्सा होंगे और हमेशा कुछ ना कुछ होता होगा। हम एक फ्लैट लाइन में ना बाजार चलता है ना हमारे आसपास की परिस्थितियां चलती हैं। सो 1 लाख रुपए लगाने हैं। विवेक, मुझे स्ट्रैटेजी आप बताइए कि मुझे कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो एक इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड में ही सपोज इन्वेस्ट करता है, उसको पकड़ते हैं पहले। तो 1 लाख रुपए उसको म्यूचुअल फंड में ही लगाने हैं। ओके, मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा कि वो 1 लाख को मैं एज के हिसाब से तोड़ूंगा। ठीक है, सपोज वो 30 साल का है जिसको 1 लाख रुपए लगाना है, तो 30,000 रुपये जो है मैं निफ्टी और निफ्टी जूनियर उसके अंदर में मैं डाल दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 10 साल तक, क्योंकि मैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, 10 साल तक अगर मैं इसका व्यू बनाऊंगा तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा। बहुत कम क्या होगा, भाव होगा, बट नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। जब इंडिया की जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन मिला के जब रियल जीडीपी जब 11-12% ग्रो करेगी तो फिर हम लॉस कैसे कर सकते हैं उस बड़े इंडाइसेस के अंदर में। बाकी जो 70% है, 70,000 रुपये, उसमें मैं वो सेक्टर देखूंगा जो अभी गिरे पड़े हैं। जनरली क्या होती है म्यूचुअल फंड में, हम लोग उन सेक्टर से उन स्कीम से पैसा डालते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 2-3 साल में। वेरएज मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले करने में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि जो सेक्टर जो स्कीम सबसे गंदा परफॉर्म की है वो आने वाले 3 साल में ज़्यादा परफॉर्म करेंगी, तो मैं अपना 70,000 रुपया उनमें एलोकेट कर दूंगा और फिर भूल जाऊंगा।
ये हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। अब इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी में अगर आप 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं तो अगेन आपकी एज का जो परसेंटेज है वो उन स्टॉक्स में डालिए जो आपको पता है कि जो मार्केट कहीं भी चला जाए ये शेयर तो रहेंगे, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली। जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट है मदर स्टॉक्स, जो कंपनीज एक माँ है और वो कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं और उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे SBI, जैसे HDFC बैंक, जैसे इन्फो एज। ये सब कंपनीज आर नॉट होल्डिंग कंपनीज, दीज आर मदर कंपनीज विच आर डूइंग फिनोमिनल इन देयर ओन बिजनेस ऑल्सो। तो मैं 30,000 रुपया उनमें एलोकेट करना चालू करूंगा, बिकॉज वहां मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ, जितना भी डिस्ट्रप्शन आ जाए, जितना भी ये आ जाए, ये कंपनीज लीस्ट रिस्क जोन पे है। अब बाकी 70,000 जो है वो मैं सेक्टर रोटेशन यूज करूंगा और जिस सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है मैं उसमें एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन अगर कोई एक्टिव रहना ही नहीं चाहता और इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहता है तो फिर एक बास्केट 5-10 स्टॉक के 70,000 में 5-10 तो नहीं होने चाहिए, एक्चुअली आइडियली 5 ही होने चाहिए, बिकॉज 10 होने फिर ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए जो फ्यूचरिस्टिक थीम को बिलोंग करते हो, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, कन्विंस हो सकते हैं, और उनमें इन्वेस्ट करके भूलना पड़ेगा। आप इसको रोज अगर ऐप में देखेंगे मार्क टू मार्केट तो फिर वो स्टॉक बिक जाएंगे आपके।